हाय फ्रेंड्स, आज हम घटना चक्र के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इंडियन पॉलिटी। इसके अंदर हम संसद टॉपिक को डिस्कस करेंगे। संसद टॉपिक के कई भाग होंगे, जिसमें से आज हम पहले भाग को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, साथ में उसका ऑप्शन देखेंगे और आंसर देखेंगे और उनके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? इसका उत्तर है 25 वर्ष। आइए इसका डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 84 के ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा का अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु सीमा कम नहीं हो सकती है। इसका उत्तर है 25 वर्ष से कम नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जानते हैं। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, गलत है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, गलत है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, सही है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पे राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृत्ति उपलब्ध कराते हैं, ये भी गलत है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। भारत में मतदाता सूची का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है, अनुच्छेद 324 के 1 के अंतर्गत। आइए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र के बारे में जानना है। आइए पढ़ते हैं। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, गलत। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये भी गलत है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, सही है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, यह भी गलत है। इसमें आंसर सी जो है सही है। ये इसका डिटेल देखते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। वर्ष 2003 के अनुसार वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए ऐसी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो ऑप्शन है वैध मतों का 1/3, गलत है। वैध मतों का 1/5, गलत है। वैध मतों का 1/6, गलत है। इसका सही उत्तर है वैध मतों का 1/6 भाग। आइए डिटेल देखते हैं। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग
प्राप्त नहीं कर पाता है तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका सही उत्तर है 2026 तक रहेगा। संविधान के डिटेल में जानते हैं। संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 83 के 1 के प्रंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का नियंत्रण वर्ष 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर की गई है। ये तब तक बदली नहीं जा सकती जब तक एक विशेष वर्ष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष कब है, क्या है? 2026। इसका उत्तर है 2026। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। लोकसभा जनता की सभा है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्राप्त निर्वाचन चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें 530 राज्यों द्वारा, 20 संघ राज्यों द्वारा और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती है। अनुच्छेद 81 और 331 के अनुसार 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई है? इसका उत्तर है 31वें संविधान संशोधन अधिनियम। आइए इसका डिटेल में जानते हैं। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ा करके 500 तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटा करके 20 की गई है अनुच्छेद 81 में संशोधन के द्वारा। इस प्रकार लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती थी, अब यह संख्या 550 हो गई है। संविधान संशोधन 104 2019 के तहत 2 सीटों को खारिज कर दिया गया है, जिसमें 530 से अनधिक के सदस्य राज्यों से तथा 20 अनधिक के सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। गोवा, दमन एवं द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1984 से 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय
सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के, जबकि 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के, जिसमें दिल्ली 7, अंडमान निकोबार 1, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप से 2, लक्षद्वीप से 1, पुडुचेरी से 1, चंडीगढ़ से 1 और जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1 है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 550। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? इसका सही उत्तर है 543। वर्तमान सदस्य संख्या 543 है। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? 530 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो केंद्र शासित से सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 हो सकते हैं। इसका डिटेल में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें से 530 सदस्यों का राज्यों से तथा 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना निर्धारित है, जबकि 2 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा अंगल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाने का प्रावधान था। वर्तमान में 543 सदस्यों में से 524 सदस्य राज्य से हैं, जबकि 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों की राज्यों के मध्य आवंटन डैश की जनगणना के आधार पर है? तो इसका सही उत्तर है 1971 की जनगणना के आधार पर है। इसका डिटेल जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक की थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2001 के द्वारा इसे 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कौन सी जनसंख्या पे? 1971 की जनसंख्या पे, जनगणना के आधार पे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो इसका सही उत्तर है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटों के आधार पर आवंटन की जाती है। डिटेल में देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभक्त किया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति की विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। अनुच्छेद 82 के 2 के क और ख इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में
प्रतिनिधित्व की एक रूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार के स्थापित करने का उपबंध करता है। पहला, विभिन्न राज्यों में। दूसरा है एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कौन से लोकसभा में? तो केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए लोकसभा में केरल और तमिलनाडु राज्य से कोई सीट निर्धारित नहीं किए गए हैं, आरक्षित नहीं किए गए हैं। राज्यों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा के स्थान आरक्षित नहीं थे। किस नहीं थे? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। 2008 के परिसीमन के बाद, डिलिमिटेशन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित किए गए थे, 2-2 सीटें। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प एक के सही उत्तर है और अनुसूचित जनजातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा की विधानसभा सीटों का आरक्षण नहीं है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14 के 6 के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 84। आइए इसका डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद अगला क्वेश्चन है, इसका डिटेल देखते हैं। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जनजातियों के हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? इसमें से कोई सही नहीं है। इसका डिटेल देखते हैं। 330 के 2 के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या में से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की उसके संबंध में स्थान इस पर आधारित आरक्षित है। जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कुल जनसंख्या से है।
उदाहरणतः वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 और 6 थी। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इस दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 और 7। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 4 आंध्र प्रदेश में और 3 तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। परिसीमन आयोग की सिफारिश के लागू होने के बाद 2008 में विकल्प अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में 6 है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, 0 है बिहार में और उत्तर प्रदेश में, जबकि गुजरात में ऐसी सीटें 4 सीटें हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 330। डिटेल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के 1 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 330 के 1 के ख में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों को छोड़ करके अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 333 में संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं अनुच्छेद 333 के में आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो 2 कर सकते हैं, मैक्सिमम 12 कर सकते हैं, बट इसमें जो आंसर दिया हुआ है सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकते हैं? ये डाउटफुल है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए
प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? प्रश्न अनुसार डिटेल में देखते हैं। प्रश्न अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक था, उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इस मनोनीत करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। ये अगला क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? आंसर है 7वां और 31वां। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और लोकसभा के सदस्य संख्या 520 निश्चित की गई और 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 निश्चित की गई। वर्तमान में 524 राज्यों से है और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से है और यह 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित है, जो कि 524 सीट राज्यों से और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। डिटेल में जानते हैं। अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री यानी मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 2 वर्ष में 2 बार बुलाए जा सकते हैं लोकसभा में। इसका डिटेल है, अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार लोकसभा में एक सत्र को अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाया जा सकता है और बुलाए जाते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम यानी कि गणपूर्ति। इसका उत्तर है 1/10। अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य की संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? इसका सही उत्तर है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है संघ के दोनों सदनों से। संघ के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली 3, पुडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 4 को राज्य सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व नहीं है।
लोकसभा में अधिकतम 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। सभी सही है। डिटेल में देखते हैं। लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा समाप्त की जा सकती है, सत्र अवसान द्वारा समाप्त की जा सकती है, विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान अनुच्छेद 85 के 2 के क के अनुसार होता है और विघटन अनुच्छेद 85 के 2 के ख के अनुसार राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा सकता है? तो आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में मैक्सिमम 1 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 1983 के 2 के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन के रहने के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं की जा सकती है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट को घोषित किया जा सकता है, यदि वह सदन में लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। आंसर है बी, 2 माह के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद और अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भेजते हैं। इसमें लोकसभा में 80 सीटें भेजते हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं उनका। विकल्प में दिए गए अन्य राज्यों की लोकसभा में क्या क्या है सीटें? लोकसभा में बिहार से 40 सीटें हैं, मध्य प्रदेश से 29 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल से 42 सीटें हैं। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? आइए इसका हम जानते हैं। प्रश्न काल में बिहार एवं मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, बट अब हो गया है। तो विभाजन के बाद बिहार में विभाजन और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद उनकी क्या सीटें की संख्या है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखते हैं।
उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी और बिहार एवं मध्य प्रदेश में विभाजन के पश्चात संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है जो 80 सीटें हैं। दूसरा है महाराष्ट्र में जो 48 सीटें हैं लोकसभा में, और तीसरा है पश्चिम बंगाल जो 42 सीटें हैं, और चौथे नंबर पे बिहार है जिसका 40 सीटें हैं लोकसभा में। तमिलनाडु में 39 सीटें 39 और मध्य प्रदेश में 29 सीट है। ये अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। आंसर है महाराष्ट्र जो दूसरे नंबर पे है। लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? तो 25 सीटें जो है राजस्थान के लिए है। इसका डिटेल जानते हैं। लोकसभा में राजस्थान हेतु 25 सीटें निर्धारित की गई है। अनुच्छेद जिसमें 4 अनुसूचित जातियों और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग्य है? इसका डिटेल देखते हैं। वर्ष 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी और झारखंड 14 सीटों के निर्माण के बाद मात्र 40 सीटें बिहार में बच गई। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी और जो छत्तीसगढ़ से 11 सीटें निर्माण के बाद उसके पास 29 सीटें बच गई। क्योंकि प्रश्न विघटन के पूर्व पूछा गया है, इसके लिए बिहार में 54 सीटें थी तो लोकसभा के लिए आवंटित स्थान असम 14 सीटें और मध्य प्रदेश 40 सीटें लोकसभा सीटों को योग के बराबर था। परंतु वर्तमान में लोकसभा के विघटन के बाद बिहार के पास 40 सीटें हैं। निम्नलिखित राज्यों का आवंटन का योग: गुजरात में 26, असम में 14, 40। गुजरात में 26, झारखंड में 14, 40, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, 40, तमिलनाडु में 36, तमिलनाडु में 39, सिक्किम में 1, 40 और तमिलनाडु में 39 और मिजोरम में 1, 40। इस प्रकार जो है तमिलनाडु में 39, नागालैंड में 1, मिला के 40। वही उत्तर प्रदेश में सीटें 80 की आधी 40 जो बिहार की लोकसभा के सीटें हैं निम्नलिखित वर्तमान में। निम्नलिखित राज्यों में किस युग को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? इसका डिटेल देखते हैं। पंजाब में लोकसभा में 13 सीट है, असम में 14, गुजरात में 26, राजस्थान 25, मध्य प्रदेश 29, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25, पश्चिम बंगाल 42, छत्तीसगढ़ 11 और महाराष्ट्र 48 और बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थी। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात वहां कुल 25 लोकसभा सीटें ही उपलब्ध है। शेष 15 सीटें तेलंगाना राज्य को प्राप्त हो गई है। इसमें मिलान करना है लोकसभा के सीटों और राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। आइए इसको मैच करते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, इसका सही उत्तर है डी, आंध्र प्रदेश। इसका 25 सीटें हैं। दूसरा है तमिलनाडु,
जो 42 सीटें हैं। तीसरा है महाराष्ट्र जो 48 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ 39 सीटें हैं। सॉरी, छत्तीसगढ़ 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ 11 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल, चलो आंसर ही गलत है। निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्र में समूह से किसकी लोकसभा के केवल एक सीटें हैं? इसका सही उत्तर है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में एक एक सीटें हैं। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी में लोकसभा के मात्र एक एक सीटें हैं और त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, मेघालय, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, अरुणाचल प्रदेश में दो दो सीटें हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा से। डिलिमिटेशन परिसीमन के बाद यूपी में निर्वाचनों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन है? 2008 की परिसीमन डिलिमिटेशन के बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निर्वाचनों की संख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है, जो कि 21,10,388 निर्वाचक हैं, जबकि इसी दृष्टि से गाजियाबाद 22,63,961 निर्वाचक हैं। सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है जो कि गाजियाबाद है। आइए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? इसका सही उत्तर है 70 लाख। प्रश्नकाल में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख थी, किंतु फरवरी 2014 में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा को बड़े राज्यों में 40 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 22 लाख से बढ़ाकर 54 लाख रुपए कर दी गई है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 16 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपया कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका उत्तर है लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक यह चुनाव चला था। चुनाव कुल 489 सीटें के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। पांचवी लोकसभा के समय लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिसने 19 मार्च 1971 से लेकर के 18 मार्च 1977 तक कार्य किया। 9वीं लोकसभा कब भंग हुई थी? 9वीं लोकसभा 13 मार्च 1991 को 9वीं लोकसभा भंग हुई थी। 9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था। यह 13 मार्च 1991 को भंग हुआ था। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था फरवरी 1998 में। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 हुआ था और 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ। इसका विघटन 26 अप्रैल 1999 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख जो है लोकसभा के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष चयन किया जाता है, चुनाव नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 93 में उपबंध है कि लोकसभा में यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथासिद्ध अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। निम्नलिखित में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? लोकसभा के स्पीकर अपने पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा के स्पीकर अपने पद का शपथ नहीं लेता है, वह पहले ही लोकसभा सदस्य यानी संसद के तौर पर पद के शपथ ले चुका होता है, अतः वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है, जबकि अन्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? इसका उत्तर है स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना हस्तलिखित त्यागपत्र रिजाइनेशन लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। अनुच्छेद 94 ख लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद सदस्यों में से होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 94 के ग के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया सकते हैं, किंतु ऐसी संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं की जा सकती जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे दी गई हो। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित न करे। आंसर बी। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेत पद धारण करता है, गलत है। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा, ये भी गलत है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, सही है। स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि वह त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपने त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकते हैं, ये सही है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या है? प्रोटेम स्पीकर
सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। आइए इसका डिटेल जानते हैं। नव निर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन में सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करता है। आइए, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाते हैं तो अपना वोट डालते हैं। डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 100 के 1 के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर होने के कारण टाई हो जाते हैं तब। परंतु 96 के 2 के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथम मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का हकदार नहीं है। संविधान, अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होता है, वह उसका प्रयोग करता है? अनुच्छेद 100 लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? 20 ही मामले उठाए जा सकते हैं। 2005 में नियम 377 के अंतर्गत सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या को प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दी गई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीबी मावलंकर के ऊपर। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सदस्यों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जीबी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है मीरा कुमार। आइए डिटेल देखते हैं। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? 1919 में लोकसभा के उपाध्यक्ष PS सैयद थे। वर्तमान 24 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी के ओम बिरला, जबकि उपाध्यक्ष पद रिक्त है।
उपाध्यक्ष सभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उसे एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इसका उत्तर है पी.ए. संगमा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से इसकी देखरेख में कार्य करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के देखरेख में कार्य करता है। ये अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचक स्तर पर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। गलत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सर्वाधिक 1969 में मान्यता दी गई। सही है। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। गलत है। केवल तो सही है। संसद का पहला पार्ट हम कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी संसद का अगले पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।